हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाई स्कूल का पहला टॉपिक पढ़ेंगे और वो है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, ये पहला टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हाई स्कूल में 2-3 ही ऐसे टॉपिक है जिनसे सबसे ज़्यादा मीन कह सकते हैं 90% पूछा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। 4th नंबर पे आता है ह्यूमन आई, तो ये मेनली 90% कोर्स कवर करते हैं फिजिक्स का, और ये इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, ये सीरीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट की है ताकि आपको एक अलग टाइप का कंटेंट मिले, एक अलग टाइप की आपको नॉलेज मिले, और इसलिए मैंने यहाँ पे इस सीरीज़ को शुरू किया है। मैं इस सीरीज़ को पूरा लेकर जाऊंगा और एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करूंगा। यहाँ पे एक अच्छी बात ये होगी कि अगर यहाँ पे कोई भी आप एक डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उस डेफिनेशन से रिलेटेड जितने भी अदर पॉइंट्स होंगे वो सब आपको क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो वंस अगेन कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज टू रन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। मतलब कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए हम इस एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो जाती कैसे है? ठीक, तो वो जाती है इन द फॉर्म ऑफ करंट, इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो यहाँ पर बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये बेसिकली होता है फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखिए समझिए, जैसे मान लिया कि ये कोई मेटल वायर है, तो इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम कह सकते हैं कि चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो यहाँ से हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में मूव होगी। ये भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। दूसरी चीज़, अब इलेक्ट्रिक करंट तो हम समझ गए कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि इसकी यूनिट क्या है, हम इसको मेज़र कैसे करते हैं। तो इसको मेज़र करते हैं हम लोग एम्पियर से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। मतलब सपोज दैट 5A 6A, मतलब 5 एम्पियर 6 एम्पियर, ये इसकी यूनिट्स हो गई। भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है, उसको हमें कैलकुलेट करना चाहिए ना। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट है वो है एम्पियर। ठीक है, अच्छा, इसको मेज़र करने के लिए कौन सा हम लोग अप्लायंस यूज़ करते हैं, कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, तो उसको बोला जाता है अमीटर। क्या बोला जाता है? अमीटर। ठीक, अमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं। अब यहाँ पे बात आई कि चलो अच्छा ठीक है, मेज़र कर लिया, अब अमीटर यूज़ करेंगे, लेकिन अमीटर को लगाएंगे कैसे? तो अमीटर को किसी ना किसी इलेक्ट्रिक सर्किट पे लगाएंगे। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, बात ध्यान समझना, क्लोज सर्किट, क्लोज पाथ मीन्स यहाँ पे इस हिसाब से, तो यहाँ पे जब हम सेल लगा देते हैं और यहाँ पे वायर हो जाता है, और यहाँ पे मान लिया सपोज दैट हमने बल्ब का यूज़ कर लिया, तो जैसे ही करंट इससे फ्लो होती है तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है। ठीक, तो इसका क्लोज होना ज़रूरी है। इस सिंबल को हम कहते हैं सेल। अगर सर्किट में कहीं कुछ ऐसा बना है तो इसको हम बोलेंगे सेल। ये सेल का पॉजिटिव होता है, जिसका ये टर्मिनल थोड़ा बड़ा होता है, और ये निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के ही निगेटिव टर्मिनल पे जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे बात ये आई कि अमीटर को हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं, एक है पैरेलल, एक है सीरीज़। तो हम लोग अमीटर को
सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो ये कि अमीटर को किसी सर्किट में रिप्रेजेंट करना हो तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ए बना करके इसको हम सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लस को प्लस की तरफ जोड़ते हैं और आगे वाले वायर को माइनस से जोड़ते हैं। यानी अगर हमें इस सर्किट में इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इस हिसाब से इसको कनेक्ट करेंगे। ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल। अब जितना भी अमाउंट ऑफ करंट इससे फ्लो हो रहा होगा उससे हम बता सकते हैं कि ये कितना करंट मेज़र कर रहा है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र किया जाता है अमीटर से और इसको सर्किट में रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। उसके बाद इसको अमीटर को जोड़ा किस में जाता है, सीरीज़ में। सीरीज़ क्या होता है, इस हिसाब का होता है। अब यहाँ पे बात आई कि अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो मिनिमम होना चाहिए। अमीटर को जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो हमने अभी बताया कि अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम। तो आइडियल मीन्स कम से कम कितना हो सकता है, तो कम से कम हो सकता है 0, कम से कम 0। तो यहाँ पे आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 होना चाहिए। मैं फिर से एक बात बता दूं, अभी तक मैंने जितना बता दिया है बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें जनरेट होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको टेस्ट के लिए लिंक मिलेगा। वहाँ पे जाके आप टेस्ट को कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपको कितना स्कोर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इट इज़ अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में मेन क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो बैटरी सेल होता है, बल्ब होता है, अमीटर होता है, ठीक है, वायर होता है और स्विच भी होता है। ये इस हिसाब से ओपन स्विच, जब हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं तो क्लोज और उसके बाद करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक हम पूरी बातें समझ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके लिए फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है Q/T, I = Q/T। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर। अब बताइए इसकी वैल्यू 1 कब हो सकती है। अगर हम T = 1 सेकेंड मान लें और Q = 1 कूलाम मान लें, T = 1 सेकेंड और Q = 1 कूलाम, तो बताओ यहाँ से I = क्या आएगा, 1 एम्पियर। I = ये भी 1, ये भी 1, तो I = कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी समझना। 1 एम्पियर कब होता है, जब 1 सेकंड में 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा हो। तो हम ये कहेंगे कि व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड, व्हेन 1 coulomb of charge flows through a wire in 1 second, then the flowing current is said to be 1 एम्पियर। तो जो फ्लो होने वाली करंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे कि वो 1 एम्पियर है। ठीक है, तो अभी तक इलेक्ट्रिक करंट वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे इसमें आ चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिए इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि भले ही हम इस पे थ्योरी पे ध्यान ना दें लेकिन न्यूमेरिकल के पर्पज़ से ये ज़रूरी है। ठीक है, तो समझिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो देखिए जैसे हमने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इनमें चार्ज होता है, बट कहते हैं जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब होगा क्या, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इसमें प्लस ई का चार्ज आएगा, इसमें माइनस ई का चार्ज आएगा। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो इसमें प्लस 2e का चार्ज आएगा, इसमें माइनस 2e का चार्ज आएगा। जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो इसमें 3e का चार्ज पॉजिटिव आएगा, इसमें 3e का चार्ज निगेटिव आएगा।
अब सपोज दैट n चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इसमें Ne का पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें Ne का निगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर हम मान के चलें कि ये पूरा चार्ज Q है, मान के चलें कि पूरा चार्ज Q है, तो हम कह सकते हैं Q इक्वल टू क्या होगा, Ne। ठीक, Q इक्वल टू Ne। तो यहीं से डेफिनेशन निकल के आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, जिसमें ये बताया जाता है कि द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, कूलाम चार्ज की यूनिट होती है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। यहाँ पर आपको ये वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि ये ना तो पेपर में दिया जाएगा ना तो कहीं पे बताया जाएगा। ये अंडरस्टूड है, नोन है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम इस वैल्यू का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगे, तो कितना चार्ज मूव हो रहा है उसके लिए हम फार्मूला यही लगाएंगे, जहाँ n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो हमेशा यही फार्मूला लगेगा, वन एंड ओनली यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ओके। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं, करंट पढ़ चुके हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ठीक है, ओके। लेकिन उससे भी पहले ओम्स लॉ को जानने से पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानना जरूरी है। आज मैं यहीं तक पढ़ाऊँगा। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ाएंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और इसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ओम्स लॉ के बारे में बताएंगे और उसके वेरियस जो भी डेफिनेशंस हैं या टर्म्स हैं उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अब हम इसमें बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब पोटेंशियल वर्ड से जो भी जितने भी टर्म्स होंगे, डेफिनेशंस होंगे, उनको हम डिफाइन कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली जब हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। अब अगर हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो हमें जितना वर्क करना पड़ेगा उसे हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इसका जो फार्मूला होता है V, ये होता है W/Q। अगर हम मान लें कि Q इक्वल टू 1 कूलाम, तो सोचो V इक्वल टू क्या आएगा, W। यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है। डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क टू कैरी यूनिट चार्ज, the amount of work to carry unit charge from infinite to a point of electric field is called electric potential of that point। मतलब अगर हमें इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को लाना है इस पॉइंट तक, तो वहाँ से यहाँ तक लाने में हमें जितना भी काम करना पड़ा उसे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव बोला जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसकी यूनिट वोल्ट होती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। ठीक है, अब यहाँ पे भी बात आती है कि अगर हम ये है तो हम मेज़र कैसे करेंगे, तो इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आ गई। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेज़र करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम समझ ही गए। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ला रहे थे। अब हमें क्या करना है कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को, यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे। मतलब सपोज दैट मान लिया ये कोई चार्ज है और इसको हम यहाँ से यहाँ लेके आए, एक ये यूनिट चार्ज है और इसको हम यहाँ से यहाँ लेके आए, तो हमें जितना वर्क करना पड़ेगा वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज दैट मान लिया कि एक पॉइंट ये ए है और दूसरा पॉइंट ये बी है। अब हमने क्या किया, 1 कूलाम को हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गए, तो हमें पता चला कि 10 जूल हमें वर्क करना पड़ा यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। तो हम कहेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि हमें 10 जूल वर्क करना पड़ा, 10 जूल वर्क करना पड़ा, इसलिए इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। अच्छा, इससे इसकी एक और भी यूनिट निकल के आती है, जैसे अभी हमने बताया इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट रिप्रेजेंटेड बाय वी। वैसे इसकी एक दूसरी यूनिट होती है जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, क्योंकि W/Q फार्मूला होता है तो इससे निकलता है जूल पर कूलाम, इसकी एक दूसरी यूनिट है। अब बात करते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करने के लिए कहते हैं हाउ विल यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी कैन डिफाइन potential difference between 2 points is defined as the work done to carry unit charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ा है यूनिट चार्ज को ले जाने में, वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है? ओके। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कैसे करते हैं, तो उसको मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से। किससे मेज़र करते हैं? वोल्ट मीटर से। और इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो इसको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, पैरेलल में इसको कनेक्ट किया जाता है। अगर किसी सर्किट में वोल्ट मीटर लगा हो तो हम उसको कैसे समझेंगे कि ये वोल्ट मीटर है कि अमीटर है, तो जैसे हमने बताया था अमीटर में ए होता है वैसे वोल्ट मीटर में वी होता है। ये बात समझ में आ गई? अमीटर में जैसे ए होता है वैसे वोल्ट मीटर में वी होता है। और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, तो इसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। इसको हम इस हिसाब समझ सकते हैं कि सपोज दैट ये सर्किट है और यहाँ पे हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही इसको कनेक्ट करना पड़ेगा वोल्ट मीटर को। तो ये हमें बता देगा कि इसमें इसका पोटेंशियल कितना है। जनरली जो इसका वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है या मैक्सिमम होता है। ठीक है, एक अच्छे पोटेंशियल मीटर के लिए, पोटेंशियोमीटर के लिए या वोल्ट मीटर के लिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम बात करें आइडियल की, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे आइडियल अमीटर की, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, ज़ीरो। हाँ, तो जो आइडियल अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से करंट पास हो जाए। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा उल्टा है, वहाँ हम सीरीज में कनेक्ट करते थे, यहाँ हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? पैरेलल में। तो यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, पेपर में एग्जाम्स में कई बार ये पूछा जाता है कि हाउ वोल्ट मीटर्स कनेक्टेड इन अ सर्किट, सो वी कैन से वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट इन पैरेलल। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, तो वी कैन से द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमें बात याद रखनी है कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तभी आप जाके इस टेस्ट को सॉल्व करिएगा, वरना आपको कुछ डाउट्स हो सकते हैं तो फिर से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको कोई डाउट ना रह जाए, जैसा कि इस सीरीज़ का जो मेन पर्पज़ है वो है एक अलग स्तर पे पढ़ाना। खैर, विदाउट एनी फर्दर डिले, यहाँ तक हम लोग समझ सके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसको मेज़र किस इक्विपमेंट से करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन और रह जाती है, वो डेफिनेशन है 1 वोल्ट। जैसे अभी हमने डिफ़ाइन किया था 1 एम्पियर, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे 1 वोल्ट। अब देखिए 1 वोल्ट कब होगा? अगर Q इक्वल टू भी 1 हो जाए और W इक्वल टू भी 1 हो जाए, तो बताओ V इक्वल टू कितना आएगा? 1 वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, दोनों की जो डेफिनेशन है 1 वोल्ट की वो हम ऐसे ही देंगे। सपोज दैट आपसे कह दिया गया कि डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है। अब अगर 1 वोल्ट की बात करें तो वर्क डन कितना होना चाहिए? 1 जूल। वर्क डन कितना होना चाहिए? 1 जूल। सो if 1 joule of work done to carry unit charge from one point to another point, यहाँ पे हमने बोला from one point to another point। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में बोलेंगे from infinite to a point। क्लियर है? तो if
1 joule of work is done to carry unit charge from one point to another point, then the potential difference between these two points is said to be 1 volt. क्लियर है? देखिए यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वंस अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पढ़ाया जाएगा 90% प्लस आपको फिजिक्स में कोई डाउट नहीं रहेगा। आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको आएगा। और एट द लास्ट मैं यहाँ पे कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी कराऊंगा रिगार्डिंग टू CBSE एग्ज़ाम्स, ताकि आप और अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएँ। हैव अ गुड डे। जय हिंद।